हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। तो देखो, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि नीट 2020 के लिए, आईसीआर के लिए, जेट के लिए, बीएचयू के लिए जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पहले भी जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब के अपन जो है बारी बारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन जो आपके लिए लेके आए हैं उसमें पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनोक्सिस श्वसन होता है। 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछ रहा है कि अनोक्सिस श्वसन मतलब ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है किसकी, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर रहा है, मतलब जो O2 की उपस्थिति में नहीं होता है उस श्वसन की बात कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन श्वसन होता है। अब डालते हैं एक नजर ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा दे रखा है कोशिका द्रव में होता है, तीसरा दे रखा है लाइसोसोम में होता है और चौथा दे रखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो देखो यहाँ पे अपन को ध्यान देना है कि जब हम क्या पढ़ते हैं, जब पादप श्वसन पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन श्वसन है और जो अनऑक्सीजन श्वसन है उन दोनों की बात करें तो वो कहां संपादित होते हैं डियर स्टूडेंट, वो संपादित होते हैं कहां पे, कोशिका द्रव में। कहां पे, कोशिका द्रव के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोल सकते हो, वहां पे संपादित होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, कोशिका द्रव। क्या होगा, बी, कोशिका द्रव। गॉट इट। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, जब यीस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है। ये पूछ रहा है कि जब यीस्ट है वो ग्लूकोज का क्या कर रहा है, किण्वन कर रहा है। क्या कर रहा है, किण्वन मतलब फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, सॉरी। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो है उत्पादन जो होता है या जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है एथेनॉल और H2, दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है जल और CO2, तीसरा ऑप्शन सी बोल रहा है एथेनॉल और CO2 बनते हैं और चौथा बोल रहा है कि मेथनॉल और CO2 बनते हैं। तो देखना, जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है, किण्वन बोल रहा है, ये ध्यान देना कि जब किण्वन आ जाएगा तो इस दौरान क्या बनता है, यहाँ पे जो है बनता है C2H5OH और साथ में क्या निकलता है, साथ में निकलता है क्या, CO2। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो गया, एथेनॉल और CO2। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी, एथेनॉल और CO2। क्या जाएगा, सी, एथेनॉल प्लस CO2। डालते हैं एक नजर तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि लैक्टिक अम्ल से एल्कोहल, क्या पूछ रहे हैं कि लैक्टिक अम्ल से एल्कोहल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। अब लैक्टिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एल्कोहल बन रहा है ये क्रिया क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है। तो देखना, अभी ऊपर वाले में हमने देखा क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे क्या बन रहा था, एथेनॉल बन रहा था। ध्यान देना इसको, क्या बन रहा था, एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या है, एक प्रकार की एल्कोहल ही तो है और किसके माध्यम से बन रहा है, किण्वन के माध्यम से, ऊपर वाले। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ऑक्सीजन श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, क्या, किण्वन या फर्मेंटेशन। क्या होगा, ए। चलो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा का लाभ कितना होता है। ये क्वेश्चन जो है 2000 में आया हुआ और 2001 के अंदर भी आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसमें जो है जो ऊर्जा का लाभ होता है वो कितना हो रहा है, ऊर्जा का लाभ पूछ रहा है। तो देखो, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो ध्यान देना, टोटल जो एटीपी बनते हैं वो बनते हैं कितने, 38 एटीपी पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, कितने, 38 एटीपी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ये सीपीएमटी 2002 और आरपीएमटी 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहले ऑप्शन की तरफ 36 एटीपी, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 38 एटीपी, तीसरा बोल रहा है 40 एटीपी और चौथा जो डी ऑप्शन कह रहा है 48 एटीपी। तो देखना, वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो बनने वाले टोटल एटीपी की संख्या होती है वो होती है कितनी, 36। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कितना, 36 एटीपी बनते हैं। कितने, 36 एटीपी। चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो बोल रहा है कि एनॉक्सिस श्वसन उत्पन्न करता है, मतलब जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनॉक्सिस जो श्वसन होता है जो O2 की एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है, उस दौरान क्या बनते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, थोड़ा सा गला खराब हो गया। तो देखो एनॉक्सिस श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है, देखना कि यहाँ पे अपन जानते हैं टोटल एटीपी का निर्माण कितना होता है, 38 एटीपी बनते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, 10 तो क्या बनते हैं, NADH2 बनते हैं, 2 क्या बनते हैं, 2 बनते हैं FADH2, 2 बनते हैं GTP और 2 बनते हैं क्या, ATP। कारण क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक NADPH का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटीपी बनाता है, वो 3 बनाता है। मॉलिक्यूल से खुद के कितने 10, तो कितने एटीपी बनेंगे, 30 एटीपी। एक FADH2 ETS में आपने पढ़ा होगा कि FADH2 कितने एटीपी बनाता है, एक मॉलिक्यूल 2 बनाता है। तो यहाँ पे 2 है तो कितने बनाएंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4 एटीपी। बात करते हैं GTP की, तो हम जानते हैं कि एक GTP कितने एटीपी बनाता है, एक GTP एक एटीपी का निर्माण करता है। 2 GTP है तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 हो जाएगा, सॉरी 1 बनाता है तो कितने हो जाएंगे, 2 एटीपी। और लास्ट में कितने हैं, 2 एटीपी। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 एटीपी। टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखें तो कितने एटीपी हो रहे हैं, 38 एटीपी हो रहे हैं। 30 4 34, 2 36 2 38। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 10 तो NADH2 होगा, तो ये ऑप्शन गलत, लेकिन इसमें 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया इसने, डायरेक्ट 38 एटीपी लिख दिया, ठीक है। मतलब तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 38 30 कितने हो गए, 38 और 30 और 4 ये जोड़ लो तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। इसमें 12 दे दिया, ये भी गलत। फोर्थ वाले में देखते हैं, 10 दिया हुआ है NADH2, 2 FADH2, 2 GTP और 2 ATP, मतलब इन सबको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा डी। कौन सा, डी। 10 NADH, 2 FADH, 2 GTP और 2 ATP। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, या फोर्थ आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी कौन सी होती है। 2003 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखना आप इसको कैसे सोल्व करोगे, कि आप जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, 2 अणु, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं, फिर जो है CO2 को रिमूव करते हैं, क्या बनाते हैं, 2 कार्बोनिक एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। और वो एसिटाइल कोएंजाइम किसको लिंक करता है, आगे क्रेब्स चक्र को लिंक करता है। तो ये पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट आता है, इंटरलिंकिंग वाला आता है, तो वो आता है 2 कार्बोनिक कौन, एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो NADH ये नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वाहक है। एसिटाइल कोएंजाइम, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या चलता है, क्रेब्स का चलता है, ये नहीं हुआ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, एसिटाइल कोएंजाइम। बी इसका क्या हुआ, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, इसमें अपन देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है। BHU 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा भाग है जिसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। तो देखो हम जानते हैं कि जब ETS में जाते हैं तो ETS में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण होता है। उस दौरान क्या होता है कि जो आंतरिक झिल्ली होती है वहां पे इस प्रकार से जो अपन देखेंगे तो वहां पे क्या है, ये वाला F0 और ये वाला क्या है, F1। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ADP प्लस IP, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ATP बनाते हैं। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ATP का संश्लेषण किस भाग में होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा भाग दिख रहा है आपको, F1 भाग दिख रहा है, कौन सा, F1। तो ATP का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में होता है, F1 भाग में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट, F1। F0 नहीं होगा, क्रिस्टी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली भी नहीं होगी, क्योंकि आंतरिक झिल्ली में ETS चलता है, ध्यान देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि मेटाबॉलिज्म होता है। PMT 2000 में पूछा गया है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इसका मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उससे क्या निकलना, ऊर्जा निकलना या ऊर्जा का अर्जित होना। मतलब ऊर्जा निकलने के साथ साथ क्या ऊर्जा का अर्जन होना, मतलब गेन और लॉस। बहुत जो 2
प्रॉपर्टीज है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उनमें ऊर्जा निकलती रहती है और अर्जित रहती है, मतलब बनती रहती है और उनकी खपत होती रहती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जाएगा, वो जाएगा सी, ऊर्जा का निकलना व अर्जित होना। यहाँ पहले वाले में केवल निकलना बता रखा है इसलिए गलत हो गया, दूसरे वाले में केवल अर्जित बता रखा है इसलिए गलत हो गया, क्योंकि दोनों होते हैं, तीसरे में दोनों एक साथ बता रखे हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, राइट। और लास्ट में क्या, अभिक्रिया का कैटाबोलिज्म हो जाना। जो कैटाबोलिज्म या वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा हम जानेंगे। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी पदार्थ का, जैसे ये कोई पदार्थ है एक्स, ठीक है, इस पदार्थ का टूटना, क्या होना, इस पदार्थ का टूटना, कैटाबोलिक होना। अब जब भी कोई पदार्थ टूटता है तो केवल और केवल क्या होती है, ऊर्जा वहां से क्या होती है, निकलती है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। हम जानते हैं पदार्थ का निर्माण कब होगा, जब ऊर्जा क्या होगी, गेन होगी। तो यहाँ पे देखो ये पदार्थ टूट गया, कैटाबोलिक हो गया, तो ऊर्जा केवल निकलेगी, और केवल निकलना हमने पहले ही क्या बता दिया, गलत बता दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट क्या होगा, सी, ऊर्जा का निकलना व अर्जित होना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि वो क्या देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण किस पे आधारित है। तो हम सब जानते हैं कि जो एटीपी का संश्लेषण होता है वो एक सिद्धांत दिया था किसने, पीटर मिशेल ने, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, रसायन प्रासंगिक सिद्धांत, उसके अनुसार एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब जो केमियो ऑस्मोटिक जो थ्योरी होती है वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड होती है, वो होती है किस पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर, किस पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। प्रोटॉन तो हो गया, और ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता, क्या होता है, प्रवणता, मतलब प्रोटॉन प्रवणता पे क्या होता है, इसका निर्भर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जब F0 और F1 के अंदर एटीपी यहाँ बनता है, इस जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन काम में आते हैं, क्या, प्रोटॉन का जो एग्जॉस्ट पोटेंशियल होता है, जिसके उसके अंदर जो उसका निहित जो क्या है, पोटेंशियल है, जो विभव, उसके कारण क्या करता है, वो एटीपी बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रोटॉन प्रवणता पर। K प्लस आयन के संग्रहण पर नहीं होता है, Na के संग्रहण पर नहीं होता है, और ना ही कला का जो विभव, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये जो हम जानते हैं कि ये कहाँ काम में आते हैं, ये आते हैं कहाँ पे, ब्रेन वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं हम, जो कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, वहां पे भी इसके बारे में देखते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो सेल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रोटॉन प्रवणता पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये पूछ रहा है कि एक एटीपी का जो अणु होता है वो कितनी उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एआईपीएमटी 2005, एमपीपीएमटी 2003 और 2008 में आया हुआ, साथ में सीबीएसई के अंदर भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि एटीपी कितनी ऊर्जा देता है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ 8 किलो कैलोरी एनर्जी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी, थर्ड में दिया हुआ 12 किलो कैलोरी एनर्जी, और चौथे में दिया हुआ डी में 100 किलो कैलोरी एनर्जी। तो देखो एक एटीपी जो होता है, ठीक है, ये कितनी ऊष्मा देता है, ये देता है लगभग कितनी, 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ऑप्शन में हमें 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी तो दिख नहीं रही है, लेकिन इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है कितनी, वो है यहाँ पे क्या, 8 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 किलो कैलोरी ऊर्जा, मतलब ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। और ऊपर वाले का भी क्या है, ए राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन अणु नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अभिगमन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसा कौन सा अणु नहीं है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो करियर है, इलेक्ट्रॉन जो वाहक है वो होता है। तो देखो हम बात करते हैं किसकी, एफईएस की, आयरन सल्फर की, तो ये क्या करता है, +3 में रहता है, मतलब फेरिक स्टेट में रहता है, और जो है इटली से बदल जाता है किसके अंदर, Fe+2 के अंदर, FeS+2 के अंदर, मतलब ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन करियर कर रहा है। बात करते हैं किसकी, NaBH2 की, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करियर होता है। बात करें कोएंजाइम क्यू की या कोएंजाइम की, तो ये तीनों की तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन करियर होते हैं। लेकिन अगर एटीपी की बात करें तो एटीपी इलेक्ट्रॉन करियर नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एटीपी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं, मतलब ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन
करियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करवा सकते हैं, जबकि एटीपी नहीं करवाता है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो ये पूछ रहा है कि अंकुरित अरंडी के बीजों का श्वसन गुणांक आरक्यू कितना होता है। श्वसन गुणांक पूछा किसका, अंकुरित अरंडी के बीजों का। तो देखना जैसे श्वसन गुणांक निकालते तो वो निकालते कितना, वो निकालते फॉर्मूला होता है CO2/O2, मतलब जो है निकलने वाली CO2 और उपयुक्त की गई O2, ठीक है, उपयुक्त O2 और साथ में निकलने वाली CO2। तो ये जो होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है, आरक्यू या श्वसन गुणांक निकलता है। तो देखो श्वसन गुणांक जो अरंडी का बीज होता है अंकुरित, उसका होता है कितना, 1 से कम। कितना होता है, 1 से कम होता है। अनंत होता है वायवीय का, जो सॉरी अवायवीय जो पादप होते हैं, जो O2 की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन करते हैं, उनका अनंत होता है। यहाँ पे क्या होगा, 1 से कम। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा इसका, 1 से कम। तो ध्यान रखना अंकुरित अरंडी के बीज का कितना होता है, 1 से कम होता है। और श्वसन गुणांक जो है, मैं बता दूं आपको एक चीज और, हर एक एग्जाम में हर बार हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, आरक्यू। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने यहाँ पे देखेंगे ये 14, ये 15 हो गया, ये 16। तो देखो आरक्यू को किसने, आरक्यू किसको व्यक्त करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि आरक्यू किसको व्यक्त करता है। ये 2003, 4, 8 और 7 इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आरक्यू किसको व्यक्त करता है, आरक्यू का फॉर्मूला था CO2/O2, CO2/O2। तो यहाँ पे C/N गलत, CO2/O2 सही है, O2/CO2 ये गलत है, ऊपर नीचे कर दिया इनको, यहाँ पे क्या कर दिया, बेटा सी, ये भी क्या हो गया गलत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा क्या, CO2/O2। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, आरक्यू कितना होता है, 2005 में पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का सीधा याद रखना कितना होता है, 1 होता है। आप फॉर्मूला लगा के जो इक्वेशन सोल्व करोगे तो इजीली निकाल सकते हो।